लेकर थे सुरजय जी, जिनका परिचय हमने कल ही देख लिया है। तो ये टोपी कहानी है सत्ता का प्रतीक। टोपी जो होती है वो सत्ता का प्रतीक होती है। इस कहानी से हम आज हमारे जीवन की बड़ी सीख लेने वाले हैं, और ये सीख हमें एक नन्ही सी चिड़िया, एक गौरैया और एक गौरा देने वाले हैं। उनके माध्यम से हमें भी अपने जीवन में शासन के प्रति अपना व्यवहार कैसा होना चाहिए और हमें अपने अधिकारों के प्रति कैसे सजग रहना चाहिए, ये सीख मिलती है। तो ये कहानी जनता और सत्ता के संबंधों की समीक्षा है। समीक्षा यानी अच्छे बुरे की यहाँ गिनती की गई है, और इससे हमें पता चलता है कि शासन के साथ जनता के संबंध कैसे होते हैं और कैसे होने चाहिए। गौरैया का दृढ़ निश्चय और प्रयास हमें प्रेरित करता है कि एक सामान्य व्यक्ति होकर भी हम अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़ सकते हैं। इसके कुछ शब्दार्थ हमने यहाँ बोर्ड पर लिखे हैं, और पाठ खत्म होने के बाद हम इसके मुहावरे और इसके अंदर की लोकोक्तियों का अर्थ समझ लेने वाले हैं। बच्चों, आज ये टोपी कहानी हम एक अणु के माध्यम से सीखने वाले हैं। जैसे कि इस प्रकार का या इस शिक्षा पद्धति का नाम है भूमिका अभिनय पद्धति, और आपके ही सहपाठी यहाँ गौरैया, गौरा, बुनकर, कोरी, दर्जी, राजा और मंत्री आदि की भूमिकाओं में आपको दिखेंगे, और ये कहानी आप बढ़िया तरीके से यहाँ समझ लेंगे। तो चलो चलते हैं कहानी की ओर, और आपको कहानी बताने आ रही है आपके ही क्लास की सहपाठी तन्विका। एक थी गौरैया और एक था गौरा, दोनों एक दूसरे के परम से। जहाँ जाते जब भी जाते साथ ही जाते, साथ हंसते साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते और एक साथ सोते। इंसान होते से निकल पड़ते, राना चुनते और झुटपुटा होते में आम घुसते, थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बटाते। एक शाम गौरैया बोली, आदमियों को देखते हो जिसे रंगी बिरंगी कपड़े पहनते हैं, कितना फपता है उनको कपड़ा। हाथ फपता है, कपड़े पहनने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है। लगता है आज तुम रज्जे ने छुप गए। कपड़ा पहन देने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढल जाती है। अब तू ही सोच, अभी तेरी सुपर टायर का एक एक कटाव मेरे सामने है, रोई रोई की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अब अगर तुम मानुष की तरह खुद को सरापा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं। कपड़े केवल अच्छे लगने के लिए नहीं, मौसम के मार से बचने के लिए भी पहनता आदमी। तू समझते नहीं, कपड़े पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उसकी सकत भी जाती रही है, और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है। आदमी के हिस्से में भेद पैदा हो जाता है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता, नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है। यह नीरापोंगापन है। अब आदमी तो लिबास से फकत लाज नहीं, बल्कि हाथ पैर जो चलने फिरने और काम करने के वास्ते है, उन्हें भी दास्ताने और मौजों से ढक लेता है। सिर पर लटे हैं, उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। अपन तो नंगे ही भले। उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है, मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। टोपी तो पाएगी कहाँ से? टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है। जानती है एक टोपी के लिए कितनों का टाट उधर जाता है। जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। अपनी टोपी सलामत रहे इसलिए इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। मेरी मान तो तू इस चक्कर में पड़ी ही नहीं। गौरा था तनिक समझदार, इसीलिए जबकि गौरैया की जिद्दी और ढूंढ की पर ठान लिया सो ठान लिया, उसको जीवन का लक्ष्य मान लिया। कहा गया है जहाँ चाह वही राह। मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घूरे पर जाना चुनने चले गए। छुपते छुपते उसे लेकर वहां मिल गया मिल गया मिल गया। गौरैया माने खुशी के घूरे पर लौट गए। क्या मिल रहा है? मिल गया टोपी का जुगाड़ मिल गया। इस रुई के फाये से लेकर टोपी तक का सफर तुझे कुछ ज्यादा पता है? बस देखते जाओ अब कैसी बनती है मेरी टोपी। गौरैया रुई का फाहा ले एक दुनिया के पास चली गई और बड़े मनोहर से बोली, दुनिया भैया इस रुई के फाये को ढूंढ दो। दुनिया बेचारा पूरा था, जाड़े का मौसम था। उसके तट पर वर्षों पुरानी
रानी तार तार हो चुकी, इसमें से पड़ी हुई वह कांपते हुए बोला, जाते के नहीं यहाँ से देखते नहीं, अभी मैं राजा जी के रजाई बना रहा हूँ। एक तो यह कर जैसा है, वो चांद का दामन सुनाता है, और तो आगे पोक गई दुनिया ने। उजरत न करो भैया, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी। इसे ढूंढ दो भैया, आधा तू ले ले, आधा हम ले लेंगे। दुनिया को अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खरी मजदूरी कभी नहीं मिली। 16 आने में 8 आने मजदूरी तो उसके लिए सपना था। वो झट से तैयार हो, घर चौक उसकी तांती बज उठी। उसने बड़े मन से रुई धुनी। दो इसे। उसमें से आधा दुनिया ने ले लिया और आधा गौरैया ने। इससे उत्साहित गौरैया एक कोरी के यहाँ गए और कहने लगे, कोरी भैया, इस दुनिया रुई से सुत कर दो। कोरी की कमर झुकी हुई थी। उसने बदन पर धज्जी हो चुका एक दूसरा डाल रखा था। वो बड़ी अनिच्छा से बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के बचकन के लिए सूप रखने हैं। मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मल्लाह गाने की। भैया, इस मुल्क में सब काम क्या राजा के लिए होते हैं? किस मुल्क से आई हो? जानती नहीं यहाँ का चलन? खट में रहे बच्चा, बैठा खाए तुरंत। यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए ही होता है। राजा जी के लघुए भुए भी तो बहुत हैं, इसी में उनका भी काम हो जाता है। मुकरो मत भैया, हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे। इसे काट दो, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लूंगी। कोरी भी तैयार हो गया। इतनी उबासी मजदूरी पर काम न करना मूर्खता हुई। तन करके उसकी तकली चरखी ताता खड़ा करने लगी। काफी महीन और लच्छेदार सूप काटे उसने। कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग ने गौरैया को आगे बढ़ने पर उत्साह दिया। इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए और स्टार्ट करने लगे। बुनकर भैया, इस कटे से उसने कपड़ा बुन दो। हत्या की नहीं ऐसे देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। थोड़ी देर के बाद ही राजा जी की गाड़ी में हाजिर हो जाएगी। साफ रे बाप, चमक इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया। इसे बुन दे भैया, हम सेटमेंट का काम नहीं करवाते। इसे बुन दे और आधा तू ले ले, आधा हम ले लेंगे। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं। वह तैयार हो गया। सूत अपनी ओर खींचकर ताना बाना पसार दिया। उसका करघा चलने लगा, धरती ढुलकने लगी। थोड़ी देर में उसने काफी गफश और दबीज कपड़ा बुन दिया। आधा उसने ले लिया और आधा इन्होंने। गौरैया ने 3/4 मंजिल मार ली। कपड़ा लिए वह एक दर्जी के पास जा पहुंची। दर्जी भैया, इसकी टोपी सिल दो। हिसकते हो कि नहीं यहाँ से? देखते नहीं, राजा जी के साथ मेरे से 9 बेटे के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। अब उस 10 बदन के लिए मुझे ढेरों झब्बे सिलने हैं। कुछ लेना देना फरमाते पसीना। हम तो भैया बेकार में कुछ करवाते नहीं। इस बुने कपड़े को टोपी सिल दे, बल्कि 2 टोपियां सिल दे। एक तू ले ले, एक हम ले लेंगे। मुंह मांगी मजदूरी पर कौन मुझे तैयार नहीं होता। कच उसकी कैची चल उठी और चूहे की तरह सर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। बड़े मनोयोग से उसने 2 टोपियां सिली। अपनी ओर से उसने एक टोपे में 5 फूलने भी चढ़ दिए। फूलने वाली टोपी पहनकर तो गौरैया जिसे आपे में न रही, 1.5 टांगों पर ही नाचने फुदक कर लगी गौरा को दिखाई। देख मेरी टोपी, सबसे निराली, 5 फुटने वाली। वाकई तू तो रानी लगने लगी है। रानी नहीं, राजा को हो मेरे राजा। अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा? टोपी पहनते ही उसके मन में एक नए हुलस ने जोर मारा कि क्यों न इस मुल्क के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए, जिसके लिए इतने सारे काम होते। उठते वह राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठे। मेरे सिर पे टोपी, राजा के सिर पे टोपी नहीं, राजा के सिर पे टोपी नहीं। अरे कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी। देख भी फलगुती, मेरे टोपी में 5 फुटने, राजा की टोपी में 1 भी नहीं। मेरे टोपी में 5 फुटने, राजा की टोपी में फुटने नहीं। राजा को विरक्त हैटिन महसूस हुई। इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह मजाक वो पूरी तरह बिगड़ गया। इस फलगुती के गर्दन मसल दो, पखने नोच लो सिपाहियों। देर न करो। क्षमा करें महाराज, मच्छर को मारकर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप चली जाएगी। यह ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन लो। मैं खुद मेरे पैरों से इसे ठोकर मारूंगा। मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी किसी दूसरे के पास कैसे पहुंची? सोचते हुए राजा उसे उलट पलट कर देखने लगा। इतनी नगीना टोपी आखिर बनाई किसने? राजा के मन में ख्याल आया, अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी। राजा चाहे और पता न चले, गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ। दुहाए नदाखा, इतनी खूबसूरत टोपी तुमने कभी
कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, एकदम कपश और दबीर। इतना ऐसा उमदा कपड़ा किसने बुना? नाक की मानी राजा फूक मारने लगा। गिरते पड़ते उनकर हाजिर हुआ। माफी बख्शे सरकार। माफी नहीं, वजह बताओ। सूत पर उमदा का सरकार एकदम महीन और विच्छेदार है। इतना अच्छा सूत किसने काटा? शेर की मानी राजा ने दहाड़ दिया। गिरते पड़ते कोरे हाजिर हुआ। जान बख्शे महाराज। जान नहीं, वजह बताओ। रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी? बिजली की तरह राजा की आवाज कड़ी। हाँफते छाती पीटते दुनिया हाजिर हुआ। कमान राजा। क्षमा नहीं, वजह बताओ। तुम चारों ने मिलकर इस गौरव का काम किया, इसके पहले हमारे लिए ऐसा काम क्यों नहीं हुआ? आपके लिए भी किया है सरकार, आगे आपके लिए भी करेंगे। तो फिर हमारे लिए किए हुए काम में इतना मदद क्यों नहीं थी? महाराज, इस गौरव ने जो भी काम करवाया इसमें से वो आधा हिस्सा दे दी थी। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ में नहीं देता था, इसके पास कुछ में नहीं था फिर भी वो आधा दे देती थी। इसलिए इसके काम में अपने आप नफासत आ रही सरकार। देख ले राजा, आप में उंगली डालकर सेक ले, इसके लिए पूरे बोल चुकाया है। बेकार की नहीं है ये। राजा तो कंगाल है, नीरा कंगाल, इसका धन तो गड़ गया है। इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, तभी तो उसने मेरी टोपी छीन ली। राजा तो वाकई अकबका गया था। एक तो तमाम कारागिरों ने उसकी मदद की, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कम सुनी, तीसरे खजाने की कुर्ती को। इस पाखी को कैसे पता चला कि धन बढ़ गया है? तमाम बेगार करवाने बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली हो रहा था। इतना ऐशोरा, इतनी लश्करी, इतने लवाजिमे का बोझ खजाना संभालेगी तो कैसे? तमाम लोग निकल आए थे यह अनोखा तमाशा देखने। मंत्री ने वाले से कहा, यह मुकुट तो महाराज का तो पेपर जाकर की रखने। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा, वो ये उसकी टोपी वापस कर दी। ये राजा तो डरपोक है, हीरा डरपोक। ये मुझसे डर गया, तभी तो उसने मेरी टोपी मुझे वापस दी। जाने दो, और इस मुकुट के मुंह लगे। क्यों मंत्री जी? नहीं महाराज। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके सहपाठियों ने हमारी टोपी कहानी का प्रस्तुतिकरण आपके सामने किया। मुझे पता है कि आपको अच्छी तरीके से ये कहानी समझ में आई होगी। इस कहानी में हमने बहुत सारे मुहावरे देखे और उसके साथ साथ कई सारी लोकोक्तियां भी देखी। तो अब मैं आपको पूछने जा रही हूँ कुछ मुहावरे और कुछ लोकोक्तियां। तो मुझे बताओ कि इस कहानी में आया हुआ जो मुहावरा है, टोपी पहनाना, इसका अर्थ क्या होगा? और इसका अपने वाक्य में भी प्रयोग करो। टोपी पहनाना, इसका अर्थ बताकर अपने वाक्य में प्रयोग करो। बोलो। टोपी पहनाना यानी सत्ता के लिए किसी को फंसाना। वाक्य में प्रयोग इस प्रकार का होगा। राजा जी ने अपने सिपाहियों ने अपनी जान बचाने के लिए राजा जी को टोपी पहनाई। बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, मुहावरों के साथ कई सारी लोकोक्तियां जो काल के ओघ में काम करवाने का काम करवाना